चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज रंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे MHI 06। तो हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया था। आई होप कि आप उस पर स्टडी कर रहे होंगे। चूँकि टाइम बहुत कम है तो सारे चैप्टर मैं कवर नहीं करा सकता, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दी है। तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। और वही पुरानी इन्फॉर्मेशन फिर से कि हम लोग बीएड के कोर्सेज़ भी शुरू कर रहे हैं आफ्टर 10th मार्च। हमारी टीम उस पर काम कर रही है, तो 10 मार्च के बाद हम उस पर हिंदी में बीएड के कोर्सेज़ लेके आएंगे। तो अगर कोई इनमें से आप में से बीएड कर रहा है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव कोई भी, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को रेकमेंड कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर कोई मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहता है तो आप ऑफिशियल _DT1727 इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, आप वहाँ जाके हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर पूछना है तो वहाँ पे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब थर्ड चैप्टर हम देखते हैं कि हड़प्पा की सभ्यता और अन्य ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ। और एक और बात, कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि सर MHI 09-8 का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाइए। फ्रेंड्स, 8 का बुक अभी मेरे पास अवेलेबल है नहीं, बट 9 का है। तो MHI 9 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, देखिए MHI 9 में बहुत कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सबको पता है, आपने 9th 10th की NCERT में पढ़ा होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको कुछ भी ज़्यादा देखना नहीं है। उसमें मेन चीज़ जो देखनी है, जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, वो है आर्थिक राष्ट्रवाद या आर्थिक इतिहास। उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब वो पढ़ लेंगे, उसके बाद उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत पुरानी है, जैसे सबाल्टर्न थ्योरी क्या होती है, MHI 03 में आपने पढ़ा है। उसके बाद उपनिवेशवादी थ्योरी क्या होती है, वो आपने पढ़ा है। राष्ट्रवादी थ्योरी क्या है, वो आपने पढ़ा है। उसके बाद गांधीयन इरा आपने पढ़ा होगा, जिसमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। पूना पैक्ट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। इन्हीं पर क्वेश्चन आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा आप मतलब इस पर मत सोचिए कि उसमें क्या होगा। आपने जो पढ़ा है उसी को बेस बना के आपको सारा लिखना है। तो MHI 09 आप आराम से कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हड़प्पा की सभ्यता और अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। देखिए, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हड़प्पा की संस्कृति के बारे में पूछ ले। हड़प्पा की संस्कृति के बारे में पूछेगा तो हड़प्पा की संस्कृति, शहरीकरण, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हड़प्पा की सामाजिक विशेषताएं, या जो सामाजिक विवेचना क्या है उसके बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। मैं डायरेक्ट उस पर आऊँगा कि क्या क्या पढ़ना है, फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। तो आप पृष्ठभूमि भी देख सकते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब यही चीज़ है कि ये आई कहाँ से। तो उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक सांस्कृतिक विकास की स्थली बृहद सिंधु घाटी, जो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में रही है, कि वहाँ पर विकास हो चुका था। अब प्रारंभिक हड़प्पा, जो कि सिंधु संस्कृति थी, जिसमें आमरीनाल, कोटदीजी, सोडी सीसवाल, दाबसला संस्कृतियाँ थीं, ये चीनी मिट्टी के आधार पे जो बर्तन पाए गए थे उनके विभेद करके बताया गया है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे थी। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसी जो निरंतरता मिली थी, कुछ ऐसे जो शहर मिले थे, उनमें उसको क्लासिफाई करके उसको देख के ये बताने की कोशिश की गई कि हड़प्पा जो सभ्यता थी, वो प्रारंभिक जो हड़प्पा थी वो अविकसित शहरीकरण था। पर ऐसा भी माना गया कि अविकसित तो था ही, लेकिन अपने आप में वो इतना विकसित था कि आप उसे शहरीकरण का प्राचीन या पहले का भाग मान सकते हैं। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में, कि हड़प्पा संस्कृति एक आद्य ऐतिहासिक संस्कृति थी। आद्य ऐतिहासिक संस्कृति का मतलब होता है कि उसमें लिखने का ज्ञान था, लेकिन वो सिर्फ वस्तुओं और मोहरों पर अंकित किया जाता था, उत्कीर्ण किया जाता था, पर वो पठनीय नहीं था, वो उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और जो दस्तकारी वहाँ पे मिलती है, दस्तकारी का मतलब होता है जैसे जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे, उनमें जो डिज़ाइन बने थे, जिस तरह का कलर किया गया था, उसके आधार पर वह हड़प्पा के जो स्थल हैं उनका वर्गीकरण किया गया था। जैसे काले चित्रों से सजे मोटे लाल मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, उभार वाली काली चौकोर सिलखड़ी की मुहरें, ये सारी चीज़ें जो मिले थे, जैसे कि पकी हुई ईंटें, कच्ची मिट्टी के खिलौने, गाड़ी, पहिए, पक्की मिट्टी के तिकोने पटल, सिलखड़ी, ये सारी चीज़ें जो मिली थी वही वो उसके आधार पे क्लासिफाई किया गया है। और हड़प्पा की संस्कृति में यही सारी चीज़ें हैं। देखिए, यहाँ पर तो यही बताई गई है, लेकिन अगर पूछ लेता है हड़प्पा की इसमें कि क्वेश्चन में पूछ लेता है हड़प्पा संस्कृति, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने तो थोड़ा सा बताया है।
आप हड़प्पा के बारे में जो भी चीज़ जानते हैं उसमें ऐड कर दीजिएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उसने, क्योंकि सब कुछ हड़प्पा की संस्कृति में आ जाता है। अलग से क्लासिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि गेहूँ और जौ की खेती होती थी, किस तरह से समाधान किया जाता था, शहरीकरण कैसे थे। चूँकि शहरीकरण अगला टॉपिक है, बट फिर भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है। और हड़प्पा की संस्कृति कहाँ कहाँ पाई जाती थी, उसका भौगोलिक क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं शहरीकरण। शहरीकरण में आप देखिए सीधी सी चीज़ है कि शिशिर रत्नाकर के शब्दों में एक शहर एक मिलन बिंदु होता है जहां आबादी जमा होना चाहती है। अधिकांश अन्य समकालीन बस्तियों की अपेक्षा एक अधिक बड़ी और अधिक घनी बस्ती बनाना चाहती है, जहां उसका उद्देश्य खाद्य उत्पादन को अधिक सक्षम बनाना नहीं होगा, बल्कि उसका कारण शिल्प व्यापार। वही चीज़ है, शहर कभी भी खाद्यान्न का केंद्र नहीं हो सकता, कृषि का केंद्र नहीं हो सकता। शहर हमेशा से शिल्प और व्यापार, प्रशासन, कर्मकांड, सेवाओं के जो चीज़ें होती हैं उन्हीं चीज़ों में वो लिप्त होता है। जैसे कि कर्मकांड आप हटा सकते हो, प्रशासनिक चीज़ें होती हैं, शिल्प व्यापार, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वही होती हैं, मतलब वो शहरीकरण उन्हीं में हो जाता है। अब यहाँ बात हो रही है, एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि हम एक छोटी ग्रामीण बस्ती का उदाहरण लेते हैं। एम चिसोम जैसे भूगोलविद के अनुसार एक बस्ती के आसपास की भूमि के क्षेत्र लगभग 4 किलोमीटर का जो दायरा होता है उसका इस्तेमाल खेतों को बनाने के लिए होता है, और दूरी के क्षेत्रों का इस्तेमाल चारागाह, वनों और अन्य आवश्यकताओं के लिए होता है, क्योंकि खेती का बस्ती से 1 घंटे से अधिक की पैदल दूरी पर होना अलाभकारी है। ऑब्वियसली अगर खेत बहुत दूर हैं तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा उधर। और वही कह रहे हैं दूसरी तरफ एक केंद्रीय बस्ती जितने बड़े खेत को जोतने में सुविधा हो सकती है वो पूरी आबादी के लिए पर्याप्त नहीं होगी, इसलिए भरण पोषण से इतर गतिविधियों में संलिप्तता होना अधिक महत्वपूर्ण है। वही बता रहे हैं कि अगर कोई, मतलब एग्जाम्पल लिया गया है गांव और शहर का, कह रहे हैं अगर कोई शहर है तो वो कह रहे हैं कि शहर में जो शहर के आसपास अगर कोई ज़मीन है या जो खेत जोते जा रहे हैं उससे भरण पोषण पूरे शहर का नहीं हो सकता, या जितना ग्रामीण ज़मीन है, जो ज़मीन की बात हो रही है जो उपजाऊ है, उससे पूरे आबादी का भरण पोषण नहीं हो सकता। इसलिए वो गतिविधियों की कृषि गतिविधियों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में लिप्त होते हैं, और इसीलिए वो धीरे धीरे शहरीकरण का वो कर लेते हैं। और सिर्फ यही बात है, और इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पे शहरीकरण की जो और विशेषता बता रही है, जैसे आकेंद्रित होना क्यों आवश्यक है, तो ये एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गांव है, गांव में अगर कोई कुम्हार है तो कुम्हार हो सकता है कि सिर्फ एक गांव में एक कुम्हार हो, या ये भी हो सकता है कि गांव में कुम्हार ना हो। अब अगर कोई अकेला कुम्हार है तो वो कच्चा माल अकेला प्राप्त करेगा, बनाएगा भी, और पूरे गांव में अकेला बांटेगा, बेचेगा या दूर दूर तक जाके बेचेगा। तो इसमें बहुत सारी असुविधा हो सकती है। पहले तो कच्चा माल प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है, फिर दूर दूर ले जाके बेचना। पर इसके अलावा, इसके दूसरी तरफ अगर शहर है तो शहर में कई सारे होंगे तो ये आपस में मिलके एक समझौता कर सकते हैं कि कच्चा माल कहाँ से लाना है तो सस्ते दाम पे ले सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा उठाएंगे। उसके अलावा आपस में मिलके ये जो भट्ठी का इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दूसरे के काम में हेल्प बटा सकते हैं। सबसे बड़ी बात, विशेषज्ञता मिल सकती है, और एक बहुत बड़े एरिया में ये अपना काम कर सकते हैं। तो शहरीकरण इस तरह से काम करता है। तो वो बताया गया है कि शहरीकरण में क्या क्या चीज़ें होती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको वो चीज़ें नहीं आई तो आपने 12th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, CBSE में, NCERT में आपने पढ़ा होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो शहर थे, शहरीकरण के बारे में उसमें है, जो 2 विशालता हड़प्पाई जो बस्ती थी, जिसमें एक का नाम था सिटाडेल जिसे गढ़ कहा जाता था, और उसके पूर्व में एक नीचा गांव होता था जिसे लोअर टाउन कहा जाता था। तो लोअर टाउन और सिटाडेल के बारे में सबको पता है, गढ़ के बारे में सबको पता है कि चारों ओर दीवार रहती थी, सबसे बड़े और विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित दिखने वाले गढ़ होते थे, जिसमें विशाल भंडारण होता था, अच्छी सुविधाएं होती थी, एलीट क्लास के लोग रहते थे। ये सारी चीज़ें आपको पता हैं तो बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें वहाँ लिख सकते हैं। मकान की किस्मों और आकार में एकरूपता नहीं होने से यह अर्थ निकाला जा सकता है कि समाज में सजातीयता नहीं थी। देखिए, सजातीयता नहीं थी का मतलब एक बराबर लोग नहीं थे। क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है कि आपको क्या लगता है कि हड़प्पन संस्कृति जो थी, हड़प्पा समाज जो था, क्या वो सजातीय था? उसके बहुत सारे उदाहरण आपको देने पड़ेंगे कि नहीं, वो सजातीय नहीं था, जिसमें एक रूपता नहीं पाई जाती। जैसे कि
अपर टाउन, लोअर टाउन, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। उसके अलावा आप मृदभांड के बारे में बता सकते हैं कि कई सारे ऐसे पाए गए थे जो बहुत कलरफुल थे, अच्छी क्वालिटी के थे, वो अपर क्लास लोग वो यूज करते थे। जो नॉर्मल थे वो घरों का जो स्ट्रक्चर था वो भी बिल्कुल अलग अलग था। तो इसमें डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा कह रहे हैं कि सजातीय नहीं थी। लोअर टाउन में बड़े और छोटे मकान एक साथ साथ मिलते थे। भौतिक संस्कृति में भी उपयोग में भिन्नता पता चलता है। उदाहरण के तौर पर कार्नेलियन, जो लाल रंग का पत्थर होता था, एक लंबा मन का दुर्लभ दिखाई देता है और उसकी नकल मिट्टी में की गई है। मतलब कि जो ओरिजिनल लाल रंग का पत्थर है वो बहुत कम दिखाई देता है, बस उसके नकल का जो बनाया गया है वो मिट्टी के हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सजातीयता नहीं थी, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थीं। उसके बाद हम देखेंगे राज्य संरचना। राज्य संरचना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, पर आप एक बार प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। जैसे कि राज्य के अस्तित्व को समझने के लिए हमें राज्य के समाज के विभिन्न स्तरों के ऊपर नियंत्रण रखने वाले मापदंड देखने होंगे। जैसे अधिशेष और मेहनत को लाने पर राज्य को प्रशासन देने में होता था। देखिए ये उसमें कुछ नहीं है। अधिशेष क्या होता है? अधिशेष से तात्पर्य उत्पाद के उस अंश से है जिसे एक सामाजिक केंद्र अथवा प्राधिकरण निकाल लेता था, जिसका उपयोग सामाजिक, वही सिंपल सी चीज़ है टैक्स। यहाँ पे टैक्स की बात को अधिशेष कहा जा रहा है। तो राज्य संरचना किस तरह से थी? वो टैक्स लेता था जिससे वो सामाजिक उद्यमों को बढ़ाता था, रख रखाव करता था, या प्रशासनिक जो चीज़ें थी उसको चलाता था। ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली हैं। पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में पाई जाने वाली भंडारण की विशाल सुविधाओं को खत्ती अथवा कठोर बताया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अधिशेष कम से कम इन दो केंद्रों में जमा किया जाता था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी शहरी बस्तियों में काफ़ी विस्तृत निकासी व्यवस्था थी, जिसके लिए निर्माण मतलब कि निर्माण करते समय उसको देखभाल करना, उसका रख रखाव करना, ये बहुत ज़रूरी होता था। सड़कों और गलियों के मामले में भी यही स्थिति थी, क्योंकि वहाँ हर कुछ नीट एंड क्लीन होता था और वेल मेंटेन था, ऐसा लगता था कि वो प्लांट किया गया है। तो भंडारण की सुविधा भी उसमें बहुत अच्छी थी। उसके लिए कर्मियों की ज़रूरत पड़ती हो, लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब ये डिस्प्यूटेड है कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ही शहर था या एक ही राज्य था, कि उसमें बहुत अलग अलग थे। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हड़प्पन सभ्यता में जो हड़प्पा में जो वज़न की चीज़ें देखी गई हैं, जो वेट हड़प्पा में पाया गया है, वही गुजरात के लोथल में भी पाया गया है, कालीबंगम में पाया गया है। मतलब पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेम वेट पाए गए हैं। अब आप सोचिए कि इस तरह की सिस्टम कैसे हो सकता है कि एक वेट यहाँ है तो 450-500 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर भी वही वेट इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पे डिस्प्यूट है कि क्या एक ही राज्य था या अलग अलग थे, या किस तरह से वो चलता था। क्योंकि उनके जो वो लिखे गए हैं, जो साक्ष्य लिखे गए हैं, उनको पढ़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह से बात होती है। कुछ लोग का मानना है WF फेयर सर्विस, या फेयर सर्विस, बिल्कुल वो यही नाम है उनका। तो वो कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है WF फेयर सर्विस, और जे सैफर वो मानते हैं कि वो हड़प्पा को एक सरदारी के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक सरदार होता था। जबकि JM केनोयर सोचते थे कि नहीं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बृहत्तर सिंधु घाटी में अनेक शहर राज्य थे, जिसमें से एक के केंद्र में मोहनजोदड़ो था तो दूसरे के केंद्र में हड़प्पा। तो ये मानते हैं कि नहीं, दो अलग अलग शहर थे, एक हड़प्पा था और एक मोहनजोदड़ो था। तो ये तो रही इन सब की बात। आते हैं अब मेन उस पर, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि सरदारी समाजों में सगोत्री नातेदारी से सामाजिक और आर्थिक संबंध निश्चित होते थे। सामाजिक और आर्थिक संबंध कैसे निश्चित होते थे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता था कि ये लोग उपहार देके रिश्ते बना लेते थे, उपहार देके। उसके अलावा विवाह करके इससे रिश्ते बनाते थे। उसके अलावा संरक्षक और ग्राहक बनके, कि ठीक है आप हमें पैसे दीजिए, अब वो आप हमारे काम आइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। इस तरह से ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे और रिश्ते बनाते थे। उसके बाद ये देखने को मिलता है कि, और ऐसा माना गया है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि नहीं, जो रिश्तेदार हैं, जो नातेदार हैं, उन्हीं पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो। वो कलेक्टिव लिविंग में बिलीव करते थे, सब एक साथ रहते थे, और जो संसाधन थे उन पे उनका कलेक्टिव स्वामित्व था, एक साझेदारी के रूप में वो लोग रहते थे।
इस तरह ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो प्लीज़ सामाजिक संरचना को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि सामाजिक विषमजाति रही होगी, क्योंकि आपने देखा है कि विषमताएं उसमें बहुत ज़्यादा पाई गई हैं, तो समाज में भी विषमताएं थी। अब समाज में विषमताएं कैसे थी, वही पुरानी चीज़ें, अपर टाउन लोअर टाउन, हमें पता है सिटिडल और लोअर टाउन दोनों था। तो ये चूँकि अब ये सिर्फ बात शहर की नहीं थी, इनमें रहने वाले लोग भी अलग रहे होंगे। अब जब लोग भी अलग हैं तो ऑब्वियसली बात है कि समाज में भी विविधता थी। तो इसको आप वहाँ से उठा सकते हैं कि हाँ बिल्कुल पृथक संकेत मिलते हैं। अब मोहनजोदड़ो की जो मकान के रूप और आकार थे उसमें भी विविधता देखने को मिलती है, अलग अलग तरह के उसमें मकान भी हैं। जैसे अब इसमें कह सकते हैं कि जैसे कि उनके जो घर बने होते थे, आप उसमें घर ऐसे थे कि आप देखिए इंटर करते ही आप सीधे सेंटर में आ जाते थे, और अलग अलग रूम्स बने होते थे, सबके रूम में प्राइवेसी होती थी। तो ये कहा जा रहा है कि क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि किस तरह की प्राइवेसी होनी चाहिए, या चीज़ें कैसी होती हैं। तो इस ये विभेद भी या विविधता भी या विषमताएं भी उस समय देखने को मिलती हैं। अब देखिए प्लीज़ आप इस बात को माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा होता है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है और कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो प्लीज़ थोड़ा सा उसे संभाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद समाज में जो व्यवसायगत विविधता थी या विभेद था वो भी देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारे ऐसे कौशल थे जिनको प्रोत्साहन दिया जाता था, जैसे शिल्प, क्योंकि उन्हें पता था कि शिल्प की बहुत ज़रूरत है और लोग उन्हें शिल्पकारों को पसंद करते थे, तो शिल्प को प्रोत्साहन दिया जाता था। और ये मान लिया जाता था कि ये पूर्णकालीन व्यवसाय नहीं थे, क्योंकि मेन काम तो कृषि ही था, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। लेकिन फिर भी लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें करते थे, शिल्पकारी भी करते थे, और उसमें धीरे धीरे विशेषज्ञता हासिल कर लेते थे। हस्तनिर्मित वस्तुओं के प्रकार और सामग्री से उपभोग के स्वरूप की भिन्नता का संकेत मिलता है, जैसे कि पकी मिट्टी और फाइल्स के चाकू, मिट्टी और कांसे के बर्तन, मनके, चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें भी वहाँ देखने को मिलती हैं। और उनका जो, अब चूँकि हम सामाजिक संरचना पढ़ रहे हैं तो अब इसमें हम दूसरा देखते हैं कि मृतकों की जो अंत्येष्टि थी या जो अंतिम संस्कार था वो अलग अलग ढंग से होता था, पर ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जो चीज़ें देखा गया है वो समाधान को ही अपनाया गया है, मतलब कि दफनाने की बात की गई है, और यही तरीका बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय में यही सबसे ज़्यादा सरल माना जाता था। अब उसमें किस तरह की विविधता दिखाई देती है वो भी देख लेते हैं। पहली विविधता थी कि ये विस्तारित समाधान था, कि बहुत सारे लोग एक साथ एक ही जगह पे समाधान किया जाता था, दफना दिए जाते थे। दूसरा, या तो कलश में, बड़े कलश या बड़े पात्रों में उनका वो अंतिम संस्कार किया जाता था, या वो किया जाता था, समाधान किया जाता था। ताबूतों में किया जाता था, ये तो सबको पता है कि हाँ ताबूत में रहते होंगे, और इसी तरह से कुछ और भी तरीके उसमें थे। अब चूँकि हड़प्पा के जो समाधान थे उसमें मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन के कांस्युगीन समाधान के विपरीत सामाजिक श्रेणीबद्धता का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, मतलब समाधान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। बट एक दो उसमें देखने को मिल जाते होंगे, जैसे कि अगर समाधान किया गया है तो उसके साथ साथ कुछ बर्तन या कुछ चीज़ें दफना दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और यहाँ ये भी है कि जो उनका समाधान किया जाता था वो निवास स्थान से दूर कब्रिस्तान में सीमित था, कब्रिस्तान में किया जाता था। सॉरी, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि, और ये मानते हैं, अब देखिए दूसरी चीज़, चूँकि हम सामाजिक संरचना की बात कर रहे हैं तो इसमें हम अब ये भी देखेंगे कि उनका, चूँकि हम उनकी चीज़ों को पढ़ नहीं सकते, तो जो भौतिक साक्ष्य मिले हैं सिर्फ उस पे ही हम अनुमान लगाते हैं। तो हम उनमें अनुमान लगा के ये देखते हैं कि कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ टोकन्स मिले हैं, तो हम उस पर एक अंकित है, एक योग करते हुए एक सिद्ध पुरुष दिखाई दिए हैं, तो उनको हम आद्य शिव मान लेते हैं। तो हम इस मान के चलते हैं कि नहीं, उनको मतलब ईश्वर पे वो बिलीव करते थे, तो जो समनी विश्वास था उस चीज़ों को लेके वो मानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें क्या संस्कृति प्रचलित थी। उसके अलावा कर्मकांडों का चित्रण शेडखली के कुछ मोहरों पर बने हुए हैं, तो हम उसमें देख सकते हैं कि
वो चीज़ें रही होंगी उस समय, कर्मकांड पे भी बिलीव किया जाता होगा। और अच्छा, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो ग्रेट बाथ था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ग्रेट बाथ था, उसके बारे में भी आप देखिए, वो ऐसा इसलिए वो कहा गया है कि ये भी कर्मकांड के लिए ही बनाया गया है। इसमें इन डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा इसको 12th क्लास की हिस्ट्री में, तो वो भी उसी के लिए था। तो आप ये कह सकते हैं कि उनका जो कर्मकांड पे बिलीव था वो भी रहा होगा। अब ये कह रहे हैं कि धार्मिक विश्वास, नेक्स्ट है कि धार्मिक विश्वास और रीतियाँ संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति के लिए समझाती नहीं रही होंगी। कुछ स्थानों पर अग्नि की उपासना होती थी, तो वह कुछ ही जगहों पे उस चीज़ की वो करते थे। कुछ जगह पे देवी की पूजा की जाती थी। पानी में डुबकी लगाने जैसे सार्वजनिक कर्मकांड मोहनजोदड़ो तक ही सीमित थे। तो इस तरह के कुछ जगह पे प्रकृति की उपासना की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती थी। और जो मुहरें मिली हैं उस पर भी अंकित जो चीज़ें हैं उससे भी अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है। और सेलखड़ी की चीज़ें भी मिली हैं। सेलखड़ी की मतलब उसमें मनके पाए जाते थे, उसमें छेद था ताकि उसमें धागा डाल के उसको पहना जाता था। तो उसमें बहुत सारे चित्र उकेरे गए होते थे, जैसे कि पशु का रूपांकन किया जाता था। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं कुछ उस मन के ऊपर, कहीं पे पेड़ पौधों के बारे में चीज़ें बनी हुई हैं, कहीं पे बैठी हुई मानव आकृति बनाई गई है। तो कहीं कहीं पे अलग अलग चीज़ें हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो है एक सिंघा, जो कि एक मैथिकल क्रिएचर है। उसको मतलब अभी तक नहीं समझ में आया कि एक्चुअल में वो क्या था। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होता था। और दूसरी ओर किसी भी मुहर का रूपांकन क्षेत्रीय स्तर पर संकेंद्रीय नहीं था। तो इसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा मुहरों पर लेखन का कार्य सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। उसके अलावा मनके और जो सील पाए जाते थे उस पर लिखने की शैली थी, तो इसका माना जाता है कि उस समय के लोग साक्षर भी थे। पर चूंकि वो सिर्फ मनकों पर या सील पे जो व्यापार के लिए इस्तेमाल की जाती थी उन पर ही लिखावट की गई है, तो ये माना जा सकता है कि साक्षरता बहुत व्यापक नहीं थी, पर कुछ व्यक्तियों तक ये पढ़ने लिखने का ज्ञान पहुंच चुका था। उसके अलावा उस समय तांबे और टीन के बहुत ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, पर बहुत जगह पे जहाँ जहाँ पे थे तो ये कह सकते हो कि ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था की वजह से या राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही थी उसकी वजह से ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाने लगी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हड़प्पन संस्कृति थी या मोहनजोदड़ो की जो जगह पाए जाते थे, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में बाकी जो अलग अलग सभ्यताएं थी, जो अलग अलग चीज़ें थी, उनसे भी ये इंटरेक्ट हुआ है, उनसे भी इनका संपर्क रहता था, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो। क्योंकि जब व्यापार के माध्यम से होता था तो इनके आपस के जो सहयोग थे, जो सांस्कृतिक चीज़ें थी, उसका भी आदान प्रदान होता था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में इजिप्शियन सिविलाइजेशन की चीज़ें भी कुछ पाई गई हैं और कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ें इजिप्शियन सिविलाइजेशन में पाई गई हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का ट्रेड होता था। क्योंकि आपने 12th में पढ़ा होगा कि जो लोथल था गुजरात में, वो इनका बंदरगाह था, तो यहाँ से ट्रेड किए जाते थे। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो औजार बनाते थे, जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, उसके लिए रॉ मटेरियल साउथ से मंगाते थे, क्योंकि साउथ में अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं, अच्छे पत्थर पाए जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये सिर्फ इनका जो सांस्कृतिक या सामाजिक लेन देन था या इंटरेक्शन था, वो सिर्फ इनके अपने ही समाज तक या अपनी सभ्यता तक सीमित नहीं था। ये बाकी जगहों से भी या अन्य सभ्यताओं से भी ये इंटरेक्ट करते थे, चीज़ों को समझते थे। तो देखिए यहाँ पर ये समझ में आ गया कि आपका, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। सामाजिक इसमें विशेषताओं या सामाजिक वर्णन जो आएगा आप इसमें ये लिख देंगे। लास्ट आपका है कि हड़प्पन सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो हड़प्पन सभ्यता का अंत कैसे हुआ, प्लीज़ मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि 12th क्लास की NCERT में आपने इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बहुत सारे इसके रीज़न थे। ये मान लिया गया है कि सबसे पहला ये माना गया है कि जैसे बहुत सारे जो केंद्र थे, सिंधु, पंजाब, हाकरा घाटी, इसमें जो बस्तियाँ थी, हड़प्पन बस्तियाँ, वो बहुत सूनी पड़ गई थी। तो उसमें ये देखने को मिलता है कि हड़प्पा के जो 83 आवासीय स्थल थे उसमें से केवल एक में निवास हो रहा था, बाकी चीज़ें वहाँ पे वो ख़त्म हो गई थी। अब ये माना गया कि या तो कच्चे माल की उपलब्धता ख़त्म हो गई थी, या सांस्कृतिक विशेषता या हस्तनिर्मित जो वस्तुएं थी उनमें कमी थी। इस वजह से
या तो वो पलायन कर गए थे, ये भी माना जाता है कि या तो वो पलायन कर गए थे, या फिर आर्यों का आक्रमण हुआ था। बहुत सारे लोग इस बात पे मानते हैं कि आर्यों का जो आक्रमण है वो इस सिद्धांत को मानने की कोशिश करते थे, लेकिन मॉडर्न जो चीज़ें पता चली हैं उसमें पता चला है कि नहीं, आर्यों का आक्रमण जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का कारण नहीं था। अब ये माना जा सकता है कि मतलब उन्होंने त्याग कर दिया होगा, क्योंकि जब उस समय की ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे वो डिपेंडेंट थे। जब वो चीज़ें वहाँ नहीं मिली होंगी तो वो वहाँ से चले गए होंगे। उसके अलावा प्रवास हो सकता है। प्रवास का मतलब होता है कि वहाँ से माइग्रेट करके कहीं और जाके रहने लगे हों। और ये भी माना जा सकता है कि वो सिंधु घाटी को छोड़ के या इंडस रिवर को छोड़ के गंगा की तरफ या पूर्वी पूर्वी क्या कह सकते हो आप, पूर्वी भारत की तरफ मूव कर गए होंगे। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ ये चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अब प्लीज़, अब इसमें अन्य ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ, ये इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो मेन आपका यही था। मैं फिर से बता रहा हूँ, मेन जो है वो ये है कि सबसे पहले तो पूछा जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा शहरीकरण पे क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा जो मेन क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है सामाजिक। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है अंत। ये 4 क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो आई होप कि ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में मतलब कुछ और वीडियोस अपलोड करूं, पर प्लीज़ आप हमारे चैनल को थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ, हमारी मेहनत अच्छी हो रही है। और प्लीज़, चूँकि वीडियो बहुत जल्दी बन रहा है तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो सकते हैं। मतलब कोशिश ये थी कि इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हम यहाँ कराएं, क्योंकि एक चैप्टर जो है वो 13 से 14 पेज का होता है। अब इतने पेज को आपको मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँ या चेक ये करूँ तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा और वो फिर समझ में भी नहीं आएगा। तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में कुछ चीज़ें ऐसा लगता होगा कि अभी सर ये बता रहे थे तब तक यहाँ चले गए। तो प्लीज़ आप बस पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ये क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन में आप क्या क्या लिख सकते हैं। चूँकि आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि हाँ ठीक है, एक टॉपिक बता दिया गया, उसको आप एक्सप्लेन कर लीजिए। चूँकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नए चैप्टर हैं जो आप ना कर सकें, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल को बाकी लोगों से रिकमेंड कीजिए। थोड़ा सा हमें और इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा जब चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।